पिछली क्लास में कहाँ गायब हो गए भाई? देखिए पिछली क्लास में इतनी मेहनत तो नहीं होगी ना तुमसे। चलिए एवरीबडी कैन हियर मी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम जो है वो कर रहे थे एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। सही है। तो हमने जो है वो अलग अलग केसेस में एरिया निकालना कुछ केसेस में एरिया निकालना सीखा था। हमने कहा था जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स करते हैं तो एरिया आ जाया करता है। सही है। सारे केसेस किए थे कि भाई अगर एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए तो वो नेगेटिव आता था। एक पास पेपर क्वेश्चन करके देखा था। एक ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोई डायग्राम ना बना हो तब भी लिमिट्स दी हुई होती हैं। फिर हमने क्या था एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो कर्व एंड वाई एक्सिस का जो है वो सिंपल सा रूल ये था कि फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ वाई होगा और लिमिट्स भी जो होंगी वो आपकी इन टर्म्स ऑफ वाई आ रही होंगी। सही है। नाउ द नेक्स्ट idea that I have for you is area between two curves. सही कि अगर आपका जो शेडेड एरिया है वो सिर्फ कर्व और एक्सिस के बीच में नहीं है। अभी तक कर्व और एक्सिस के बीच में हुआ करता था तो हम क्या करते थे, हम जो है वो एरिया बिटवीन कर्व एरिया कर्व को इंटीग्रेट करते थे और लिमिट्स लगा देते थे तो हमारे पास एरिया आ जाया करता था। सही। अब ये एरिया कहाँ ट्रैप्ड है? अब ये एरिया ट्रैप्ड है बिटवीन टू कर्व्स या एक लाइन एंड अ कर्व। व्हाटएवर द केस में भी आपको दो बाउंड्रीज नजर आ रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सही है। तो हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इस एरिया को फाइंड करेंगे? आपके पास ये वाला शेडेड एरिया नजर आ रहा होगा। आपके पास बुक नहीं है तो ये एरिया शेडेड है, बेसिकली स्क्रीन पे थोड़ा सा डल नजर आ रहा है। ओके। अब एक अर्जेंट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या एक कर्व की इक्वेशन दी हुई। अगर मैं सिर्फ कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास कर्व के नीचे वाला एरिया आ जाएगा। यही सीखा था लास्ट क्लास में कि लिमिट्स लगा के जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाता है। इसी तरह कुछ अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं तो लाइन के नीचे का आ जाएगा। तो बेसिकली दो एरियाज आने वाले हैं, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि शेडेड एरिया। सही है। तो ये एक आइडिया हमारे जहन में आ गया कि सर करना तो वही काम है, बस ये है कि दो चीजें इंटीग्रेट होनी है। अब एक कर्व इंटीग्रेट नहीं होना, दो कर्व इंटीग्रेट होने। सही है। अब मैं इसको क्या और मैकेनिकल में बना सकता हूँ? क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि जब भी शेडेड एरिया जो हो वो ट्रैप्ड बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व हो तो आप किसको इंटीग्रेट करें? आप अबव
माइनस बिलो dx को इंटीग्रेट करें, यानी जो चीज अबव है उसकी इक्वेशन आप अबव में लिख दें और जो चीज बिलो है उसकी इक्वेशन आप बिलो में लिख दें। इस शेडेड एरिया को देखा जाए तो इसमें अबव कौन सी वाली इक्वेशन है, y प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 7। अब मुझे जो इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होती है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये y इक्वल्स टू 7 माइनस टू एक्स बेसिकली इसकी इक्वेशन है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 7 माइनस टू एक्स, अबव में आ गया भाई, सही है। बिलो, क्या चीज बिलो है, कर्व बिलो है। तो जब भी शेडेड एरिया इस तरह ट्रैप्ड होगा दो चीजों के बीच में तो आप क्या करेंगे, आप अबव माइनस बिलो किया करेंगे, सही है। अभी इसमें क्या चीज मैंने डिसाइड नहीं किया, लिमिट्स नहीं डिसाइड की, कौन सी होनी चाहिए लिमिट्स, ए और बी के कौन से कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स या वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स की टर्म्स में तो है तो नहीं ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स, कैसे ढूंढूं, साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं बहुत क्लियर कट मुझे, सही है। तो मैंने इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ इंटीग्रेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपसे पूछ ली। ओके, सॉल्विंग साइमल्टेनियस में कर रहा हूँ, किस किस को साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ, 7 माइनस टू एक्स है और दूसरी इक्वेशन है x माइनस टू होल स्क्वायर। तो मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व किया और दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, y की जगह y सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेसिकली, ये एक्सपैंड हो गया और इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो x की दो वैल्यूज कैलकुलेटर से मेरे पास आ रही है, 3 और एक -1। तो a जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा और c जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और हमने इंटीग्रेट करने के लिए एक्सप्रेशन पहले से ही बना लिया था, सही है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मार्क्स कितने हैं, सर 8 मार्क का सवाल है ये, लेकिन ये इतना सोल्यूशन तो लग नहीं रहा। अब देखिए ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं ये सब सोल्यूशन का पार्ट है ना, अबव माइनस बिलो एक एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करना वो भी क्वेश्चन का पार्ट है, सही है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं, 7 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 7x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2, माइनस एक ब्रैकेट है जिसपे होल पावर है, तो ये भी इंटीग्रेट करना हमने सीखा था। इसको इंटीग्रेट करना कैसे सीखा था, इसको इंटीग्रेट करना सीखा था कि आप इस पे पावर बढ़ाएं, नई पावर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, x माइनस टू की डिफरेंशिएशन अभी 1 ही बन रही होगी। ओके, ओके। तो फिर इस पे लिमिट्स लगनी है 3 और -1, -1 और 3, पहले अपर लिमिट लगती है। अब पहले मैं लिख देता हूँ, 7 इंटू थ्री, ये 2 2 कैंसिल हो रहा है, 7 इंटू थ्री -3 स्क्वायर -3 -2 क्यूब ओवर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7 इंटू -1 -1 स्क्वायर -1 -2 क्यूब ओवर 3। ओके, अब अपर लिमिट का आंसर क्या बन रहा है, 21 -9, 12 बचा है, 12 -1 ओवर 3, सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला के बता 32/3।
ओके, आर वी ऑल क्लियर अप टिल हियर? तो देखिए 8 मार्क का सवाल इतना ही सोल्यूशन है। ये जो आपने इंटीग्रेशन सारी सही की ना, इसके मार्क्स आपको 2-3 मिले होंगे, 2 मिले होंगे कम से कम। सही, ये एक्सप्रेशन सही लिखने के भी मार्क। सही। अब अर्दिल, अगर तुम मार्किंग स्कीम खोलोगे ना तो उसका एक और मेथड भी होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। आई वुड नॉट टेक दैट एज द फर्स्ट वो कि मैं हमेशा वही मेथड लगाऊं, और जहाँ मुझे कंफ्यूजन होने लगे तो मैं वो मेथड भी लगा सकता हूँ। वो मेथड क्या है कि अर्जुन तुम्हें पता है कि भाई सर आपने क्या बताया कि कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसके नीचे वाला एरिया आ जाता है, लेकिन नीचे वाला एरिया तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे किसी इस बड़े एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब भी स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व होती है ना, तो अक्सर वो स्टैंडर्ड शेप्स बन रहे होते हैं जब आप जो आपने ओ लेवल मेंसुरेशन में सीखे। ये क्या शेप बन रहा है? ट्रेपीजियम बन रहा है। अब ट्रेपीजियम बन रहा है तो उसकी हाइट है, पैरेलल साइड्स हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट से ही सब कुछ पता चलेगा, उसके अलावा तो पता नहीं चल सकता। सही है। तो मार्किंग स्कीम में एक वो लिखा हुआ होगा मेथड के फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, देन इंटीग्रेट द कर्व एंड देन सब्ट्रैक्ट इट। मुझे पर्सनली ये आसान लगता है कि जब भी एरिया जो हो वो दो चीजों के बीच में ट्रैप हुआ हो तो मैं अबव माइनस बिलो ही लगाऊं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, अब ये देखो यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है कि एक चीज इसको ऊपर से ट्रैप कर रही है और एक चीज उसको नीचे से ट्रैप कर रही है, तो यहाँ पे भी आसानी से लग जाएगा अबव माइनस बिलो। अबव माइनस बिलो इन मोस्ट केसेस लग जाता है, कहीं कहीं आपको लगेगा कि शायद सर शेप लेना किसी क्वेश्चन में ज्यादा आसान मेथड है। सही है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, वालेकुम सलाम। The diagram shows the curve y equals to x cube minus 6x squared plus 9x for x is greater than or equals to 0. The curve has a maximum point at A and a minimum point on the x-axis. The normal to the curve at C को 2, 2 meets the normal to the curve at B at the point D. यानी ऐसा सवाल है जिसमें नॉर्मल, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, तो हो सकता है कुछ पार्ट्स डिफरेंशिएशन के भी हों। मेजॉरिटी ऑफ सवाल ऐसे ही होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन भी होती है और फिर अगले लास्ट पार्ट में जो है वो इंटीग्रेशन भी होती है। पहले वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढूंगा? एक ऐसा पॉइंट है मैक्सिमम, ए जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है और बी जो है वो मिनिमम पॉइंट है। सही है। तो मुझे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ये मुझे पता चल गया, तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। कैसे करते थे डिफरेंशिएट? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। सही। फिर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ता था, तो इसको मैंने 0 कर दिया। कैलकुलेटर से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कैलकुलेटर से दो आंसर्स आए, एक x इक्वल्स टू 3 और एक x इक्वल्स टू 1। कोऑर्डिनेट्स का है तो मुझे y कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। y इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 3। यार है 0, तो यार है 4। सही है।
the normal to the curve at C. C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं भाई 2,2 क्या कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट C. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते थे वही dy by dx से स्टार्ट करेंगे. x की वैल्यू क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे. ये सब हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है. क्या आ रहा है भाई 12 -24 -12 -3 सही है. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया -3. ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा 1/3. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं उसी तरह y - y1 mx - y -2 mx - 2 y -6 3y equals to x plus 4 सही है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई भी. फिर आखिरी पार्ट में क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालूंगा अब किसको इंटीग्रेट करूंगा dy by dx को. एरिया के लिए किसको इंटीग्रेट करते थे इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. एरिया के लिए ओरिजिनल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. क्यों क्योंकि dy by dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाती है. जब इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया बन जाता है. सही है. तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी भाई ओरिजिनल इक्वेशन x³ -6x² प्लस 9x. ओके ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी x³ -6x² प्लस 9x. तो इसको इंटीग्रेट करो ये बनेगा x⁴/4 -6x³/3 प्लस 9x²/2 और लिमिट्स लगा दो भाई. क्या लिमिट्स हैं अच्छा सॉरी 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 वेट 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 एक की बात मैं भूल गया सॉरी. एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना. अब मुझे बताओ शेडेड रीजन कहाँ ट्रैप्ड है फिर से लाइन और कर्व के बीच में ट्रैप्ड है. सही है. तो आपको नजर आ रहे हैं अबव कौन सा है पहले आपने कहा कि सर अबव माइनस बिलो लिख लें. फिर आप डिसाइड करेंगे अबव कौन सा है. सी डी की इक्वेशन क्या ये निकाली हुई कौन सी इक्वेशन है ये भाई x+4/3 आसान बनाने के लिए हर दिन लिख दो x/3 + 4/3 सही है. y की इक्वेशन मैंने लिख दी x/3 + 4/3. बिलो में क्या है जो कर्व की इक्वेशन है तो मैंने उसको ब्रैकेट में डाल के लिख दिया. सही है. ओके फिर से एरिया वाज ट्रैप्ड बिटवीन टू अ लाइन एंड अ कर्व तो मैंने फिर से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है अबव माइनस बिलो. सही. लिमिट्स क्या लगाऊंगा अब लिमिट्स कौन सी लगानी है सही है. सी का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट 2 और 3 सही है. अभी इंटीग्रेट करना है सॉरी इंटीग्रेट करना है ठीक इंटीग्रेट अभी करना है. अब इंटीग्रेट करो क्या बनेगा x² 2 × 3 प्लस 4x/3 सही है. अब ये भी पूरा ब्रैकेट नहीं है जिस पे पावर लगी हुई है इन टर्म्स को भी इंडिविजुअली करना पड़ेगा. तो ये खुल के बनेगी -x³ तो -x⁴/4 प्लस 6x³/3 माइनस 9x²/2
बिलो इज टू का क्या मतलब बेटा? भाई 2 से 3 तक मुझे इंटीग्रेट करना है। सही। अब इसमें मुझे लग रहा है कि कोई चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, अगर वो चाहें तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें उसको, कोई मसला नहीं है। लेकिन डायरेक्ट लिमिट्स ही लगानी है आगे, मुझे पता है। कैलकुलेटर ये इस्तेमाल करना है बिल्कुल। लोअर लिमिट इज 2, 3 स्क्वायर ओवर 6 माइनस 4 इंटू 3 ओवर 3 माइनस 3 पावर 4 ओवर 4 प्लस 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर ओवर 2। ये अपर लिमिट लग गई। लोअर लिमिट लगा लेता हूँ। 2 स्क्वायर ओवर 6 माइ ये प्लस था, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस प्लस 4 टाइम्स 2 ओवर 3 माइनस 2 पावर 4 ओवर 4 प्लस 2 इंटू 3 क्यूब 2 क्यूब सॉरी माइनस 9 टाइम्स 2 स्क्वायर ओवर। भैया बहुत लंबी सी कैलकुलेशन होगी, पर मेरा काम जो है वो लिमिट्स लगाना है। और उसके बाद आप फाइनल आंसर अगर मैं निकाल के दे सकूं तो मुझे फाइनल आंसर निकाल के देना। सेवनटीन अपॉन 12 फाइनल। थ्री। ये दो टर्निंग पॉइंट्स आए थे ना। एक ये वाला टर्निंग पॉइंट आया था, वो 1,4 था, मैं लिखना भूल गया था ए। और बी का क्या आया था? 3,0। सही। सही है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो बेसिकली लिमिट के अंदर आ गई, तो अब में ये हो गया और बिलो में वो हो गया। तो ये बाउंड्री सारी अकोमोडेट हो गई। कुछ बाउंड्रीज लिमिट्स के अंदर फिट हो जाती है, कुछ बाउंड्रीज लिमिट्स के अंदर फिट हो जाती हैं, और कुछ बाउंड्रीज जो होती हैं वो इक्वेशंस अबव और बिलो दोनों में आ जाती है। सही है। यहाँ तक क्लियर है? कौन सी फाइल? वो मुझे भूल गया मैं। किसका बाकी था उसमें? बॉस का था वो। मैं ये आता। ओके, अगला सवाल देखते हैं। The function f is defined by this। सही है। फंक्शंस वही बात होती है, y की इक्वेशन एक दी हुई है आपके पास, उसने कहा फाइंड f बार ऑफ x एंड f डबल बार ऑफ x and hence verify that the function f has a minimum value at x equals to 0। सही है। f बार ऑफ x का मतलब होता है dy by dx, और डबल बार का मतलब होता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। सही है। and hence verify that the function has a minimum value at x equals to 0। अच्छा, अब इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। पहला पार्ट तो सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में, बाकी सब शेडेड एरिया और ए बी और वो सब तो सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं नॉर्मली अपनी। बार ऑफ एक्स ही लिख लेता हूँ। पहली टर्म में 2x, क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन? 2। और x प्लस 1 पावर माइनस 2, पहले पावर नीचे आएगी, एक पावर कम करनी है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। सही है। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आता है यूजुअली बच्चों के साथ, वो ये होता है कि कॉन्स्टेंटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपने अपने आप को जो है वो एडजस्ट करना है। सही है।
पहला पार्ट डिफरेंशिएशन का है तो उसके रूल सही से लगाए, आगे एरिया आएगा तो इंटीग्रेशन करना, उसके रूल सही से लगाए। इसमें मिक्सअप किया, यही गड़बड़ होती है ज्यादातर। सही है जी मुस्तफा, एफ एक्स मीन्स वाई। फिर डबल बार, टू की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 6 एक्स प्लस 1 पावर -4 इंटू 1 फिर से। सही है, डबल डिफरेंशिएशन भी होगी। और उसने कहा एंड हेंस वेरीफाई दैट द फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। तो मैंने बता दिया है, मैं सिर्फ वेरीफाई करने को कह रहा हूँ ना। तो आपने कहा कि अगर सर अगर ये मिनिमम होगा तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स भी 0 आएगा। तो या तो मैं dy बाई डी एक्स को 0 लगा के सॉल्व करूं तो x की वैल्यू 0 प्रूव हो जाएगी, या फिर इलाही मैं सिंपल से ये भी कर सकता हूं कि मैं x की जगह 0 लगा दूं और मैं प्रूव करूं कि भाई ये स्टेशनरी पॉइंट है। सही है, ये मैंने तो मैं प्रूव कर दिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। ये वाला, ये दोबारा बना है, ये तो अभी मल्टीप्लाई होके इससे -2 मिला दिया था, ये दोबारा एफ बार ऑफ एक्स आए। ओके, तो मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि स्टेशनरी पॉइंट है। मिनिमम कैसे प्रूफ करूं? डबल बार में लगाता हूं, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये 6 बन रहा है, पॉजिटिव देयरफॉर मिनिमम। तो सारे आंसर भी उसने खुद ही बताए हुए थे, मैं तो सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ। ओके, वेरिफिकेशन में बेटा मैंने ये बताया है आर्य कि मैं जो है वो 0, मुझे आंसर पता है, तो मैंने वेरीफाई कैसे किया? मैंने x की वैल्यू 0 लगाई तो dy बाई डी एक्स भी 0 आया, विच मीन्स दैट x इक्वल्स टू 0 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। फिर मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है उस पर डबल डिफरेंशियल जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो मेरा 6 आया है। 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर इट इज अ मिनिमम पॉइंट। ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी lie on the curve as shown in the diagram, find the distance AB। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। डिस्टेंस निकालने के लिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ 2.25 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये कोई कैलकुलेट करके मुझे बता देना, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट दैट्स द आइडिया। 1.677 1.68 थ्री सिग्निफिकेंट है। आपने अगला पार्ट मुझे बताना है। और फिर अब माइनस बिलो हिलाया में बता रहे हैं कि सर अगले पार्ट में जो शेडेड एरिया निकालना है वो भी ट्रैप्ड बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व है, तो उसमें फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, अबव करना पड़ेगा और बिलो करना पड़ेगा। अब डिफरेंस ये है कि जितने भी पहले पहले दो सवाल किए उनमें अबव की इक्वेशन हम निकाल चुके थे, इसमें नहीं है।
तो बुशरा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालना तो आसान सी बात है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, कितना ग्रेडियंट बन रहा है? -1/2 बन रहा है ग्रेडियंट। सही है। फिर मैंने y माइनस y1 m x माइनस x1 कर लिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू -12x -1/4 प्लस 3। 11/4 बन गई। सही है। मुस्तफा, डबल डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में कभी भी जीरो नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस में मैक्सिमम या मिनिमम है। सही है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन आ जाएगी -12x प्लस 11/4, और बिलो में क्या आ जाएगा? कर्व की इक्वेशन। सही है, जो कॉम्प्लिकेटेड है। 2x प्लस x प्लस 1 पावर -2। सही। इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ, फिर मैं इंटीग्रेट करता हूँ। सही है। अब माइनस की साइन का ख्याल रखना है ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? -x² ओवर 2 × 2। 11/4 एक नंबर है, तो 11/4 की जगह 11x/4 हो जाएगा। सही है। -2x² ओवर 2 हो जाएगा। और आखिर वाला बताओ। पहले मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, पहले पावर बढ़ेगी। एक मिनट। तो ये पहले पावर इंक्रीज होगी, और फिर जो है नई पावर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाइड बाय f बार फिक्स हो रहा होगा। सही है। और फिर अब इस पे लिमिट्स डिसाइड करनी है भाई। बताएं क्या लिमिट्स होंगी? -12 नीचे लोअर लिमिट, और 1 जो होगी वो अपर लिमिट, वही x की। सही है। लाइन नजर आ रहा है कि y पे मैं अभी भी कोई भी काम नहीं कर रहा। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वैसे तो मैं y पे भी इंटीग्रेट करूँ, आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, बट उसके लिए y के फंक्शंस चाहिए होते हैं। सही है। तो ये बन रहा है माइनस, अच्छा। हाँ, वो अभी मैं लिमिट लिखते हुए कर दूंगा। सही है। मैं लिमिट लिखते हुए अभी इसको माइनस कर दूंगा। मैं वही बताने जा रहा था कि देखिए, लिमिट्स भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिखें। आपको लगता है कि -12 लिखना मुश्किल है, तो आप उसकी जगह -0.5 लिख दें। अब में बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये री निकाली हुई मैंने। ये प्लस बता दो ना तो। सही है। मुझे लगता है कि मैं इसको -0.5 लिखूं तो मेरे लिए कैलकुलेटर पे टाइप करना भी आसान होगा, और कैलकुलेट करना भी आसान होगा, और लिखना भी यहाँ पे आसान होगा। सॉरी, तो मैंने इस तरह लिख लिया। सही है। तो मुझे फाइनल आंसर बता दें। 27 और 16। एरिया समझ आ गया सबको?
एरिया के क्वेश्चंस। सही है। तो एरिया में आप दो बातें नोट करनी है जब भी आपके पास एरिया का सवाल आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप पहले ये नोटिस कर लेंगे वो क्या, वो एरिया जो है वो पूरा एक्स एक्सिस तक नीचे जा रहे हैं, तो सही है, सिर्फ एक चीज इंटीग्रेट होगी और उसमें जो है वो लिमिट्स लग जाएंगी। अगर एरिया जो है वो कहीं एक्स एक्सिस से पहले रुक रहा है, बिटवीन ट्रैक बिटवीन टू लाइंस, या बिटवीन अ लाइन एंड कर्व है, या बिटवीन टू कर्व्स है, तो फिर अबव माइनस बिलो लग रहा होगा। सही है। कुछ उमड़ नहीं आया। चले आगे। 27/16 होता है। सही। क्या बनी यार, क्या हाल है तुम्हारा? तुमने पूरा डायरेक्ट किया? दूसरा आपने ऐड लिमिट्स लगा के किया है या मैंने तो जो पिछला कहा तो वो लिखा है कि 1.68। तुमने कोई एक प्लस माइनस की गलती की होगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता, इसके बाद नहीं करता। तुम्हारा फ्रैक्शन में दे रहा था, इधर आओ कैलकुलेटर दिला। फ्रैक्शन में भी दे देता है, हाँ सबकी फ्रैक्शन में भी दे देता है, ऐसे तुम्हारा ओरिजिनल ऐसे। ठीक है। वो कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट डेसिमल में ही कैलकुलेट करता है, तो उनको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करेगा। सही है। ये हो गई इंटीग्रेशन की दूसरी एप्लीकेशन। पहली आपने सीख ली थी कि सर इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमने सीख लिया था। फिर हमने अब सीखा कि भाई सर एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करना पड़ता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम, जो एड मैथ में नहीं होता यूजुअली, ये सबके लिए नया टॉपिक होता है। सो इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम। ओके। अब क्या सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि इसके पीछे कि वो क्या हो रहा है एक्चुअली। The volume of a liquid of a revolution generated by rotating the curve y equals to f of x between x equals to a through 360 degrees above the x-axis is given by this। सही है। क्या कह रहा है वो, कि अगर आप इस एरिया को यूं करके गोल गोल घुमाएं अराउंड द एक्स एक्सिस, तो एक 3D शेप जनरेट हो जाएगा। तो यू अग्री विद दैट कि मैं अराउंड एक्स एक्सिस पूरा यूं घुमाना शुरू कर दूं, हर पॉइंट को अराउंड एक्स एक्सिस घुमा रहा हूँ। सही है। अभी ये एक्स एक्सिस से थोड़े से डिस्टेंस पे है ना, मैं इसको यूं किया और इसको 3 डायमेंशन में यूं घुमाना शुरू कर दूं, हर पॉइंट को घुमाऊंगा तो इस तरह का एक फनल टाइप बन जाएगा। सही। इस फनल का वॉल्यूम क्या होगा, ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला सीखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अब ये है वॉल्यूम अराउंड एक्स एक्सिस। वॉल्यूम अराउंड एक्स एक्सिस का फॉर्मूला बनता है, पहले पाई बाहर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल मारिया कर सकते हैं, आपको याद रखना है कि आप सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये ख्याल रखना है। सही है। पाई बाहर लिखा होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे राइट, हम पहले अपना फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए स्क्वायर करना जरूरी होता है। तो द वॉल्यूम इज पाई फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेटेड विथ लिमिट्स a to b, यानी इस केस में अब मेरा फंक्शन क्या है 1/x, लिमिट्स क्या है 1 से 4 तक, मैं लिखूंगा 1/x स्क्वायर्ड dx। डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर नहीं, डिनोमिनेटर में तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ऊपर लाना पड़ेगा, तो x पावर -2 के ऊपर आ जाएगा, तो ये 1/x स्क्वायर है ऊपर आके x पावर -2। अब इसको इंटीग्रेट करो भाई, ये बनेगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिट्स लगानी है, उसके बाद में पाई लगाना है, तो ये बन रहा है 4 पावर -1/y -1 -1 पावर -1/-1 और बाहर पाई लगाओ, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर बन रहा है 3/4 पाई। लेकिन उसके इसमें हमें इक्वेशंस नहीं पता होती ना किसी भी शेप की, हमें तो डायरेक्ट फार्मूलाज पता होते हैं। है ये डिराइव वहीं से जहाँ से मेंसुरेशन के फार्मूलाज डिराइव होते हैं, मैं भी डिराइव करके दिखा रहा हूँ। सही है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये अचानक आपने स्क्वायर किया वो वॉल्यूम कैसे बन गया भाई। सही है, जैसे इलाही मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या मैं सारे मेंसुरेशन के फार्मूलाज भी एक साथ हैं, तो मेंसुरेशन में एक आप पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, याद है क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सही, क्रॉस सेक्शन किसको कहते थे, क्रॉस सेक्शन कहते थे इसको। तो ये अगर इस तरह का शेप बना हुआ है तो इसको क्रॉस सेक्शन कहते थे। सही, और लेंथ फिर इसको कहते थे। ओके, यानी आप क्या कर रहे होते हो, आप एक एरिया को ले रहे होते हो और उसको फिर लेंथ में यूं स्ट्रेच कर रहे होते हो, तो वो वॉल्यूम 3D शेप बन जाता है। हाँ, सही है। अब यही काम अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको याद होगा कि आपको लेवल मैथ में बताया जाता है कि एक सिलेंडर भी जो होता है वो एक्चुअली एक प्रिज्म ही होता है, जिसको स्लाइसेस बनाए जाएं तो उसके अंदर से सर्कुलर स्लाइसेस निकलते हैं। सही है, उसका भी फॉर्मूला जो होता है वो वैसा ही होता है पाई आर स्क्वायर और एच लगा देते हैं क्योंकि इसको हमने हाइट में रखा होता है, लेंथ में नहीं रखा होता। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर इसी सर्कल का एरिया होता है, यानी बेसिकली वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर। सही, तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अर्दिल ये एक सिलेंडर जैसा ही है, लेकिन उसके शेप साइज वेरी कर रहा है, यानी ये जो सर्कल के ऊपर तुम सर्कल जोड़े जा रहे थे एक जैसे, अब ये सर्कल्स कभी बढ़ रहे हैं और कभी कम हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। सही, अब अगर तुम नोटिस करो तो इसकी ये जो y की वैल्यू है, तुम क्या अग्री करते हो कि ये सर्कल का रेडियस बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पाई आर स्क्वायर, y की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो रेडियस है ताकि इस सर्कल का एरिया आ जाए। और फिर मैंने अर्दिल क्या किया, मैंने पूरी उसकी लेंथ को जोड़ने के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 1 to 4। तो टेक्निकली यहाँ पे जो मैं मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर रहा था उसको मैंने इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया, और जो मेरा रेडियस है उसको मैंने y से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरे शेप का मुझे वॉल्यूम दे रहा है। वो क्या रहा है कि भाई जैसे जैसे y चेंज होता जाता है सर्कल का साइज भी चेंज होता जाता है, और वो इंटीग्रेट होने की वजह से साथ जुड़ता भी जाता है। ओके, सारी x की वैल्यूज भी इस्तेमाल हो गई, सब साथ इंटीग्रेट हुआ तो एक शेप बन गया। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं जैसे ये फनल,
नहीं, इनके वॉल्यूम्स इसी तरह कैलकुलेट किए जाते हैं बाय थिंकिंग अबाउट कि वो जो उसका एक रैंडम सा शेप बन रहा है उस कर्व की इक्वेशन क्या है, सही है, क्लियर, फिर डिराइव वहीं से हुआ है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म से। अब देखो ये भी एक डिफरेंट सा शेप बनेगा, ये यूं करके एक वोल्केनो टाइप बन रहा होगा जो ऑन इट्स साइड होगा, सही है। हमें पता है कि जब हम इसको द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व्ड लाइंस 1 and 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड कंप्लीटली अबाउट द एक्स एक्सिस, सही है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट्स क्या लगाऊं इस केस में 1 से 4, ओके। पहले मैं अपना एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 3x पावर 1/4 स्क्वायर dx, बताओ इंटीग्रेशन, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बगैर इंटीग्रेट नहीं कर सकोगे, दो दो पावर्स हैं, 9x पावर हाफ, अब इंटीग्रेट करो, हाफ प्लस वन कितना बनता है cos 3/2, और लिमिट्स क्या लगाऊंगा मैं 1 से 4, तो ये कैलकुलेटर पे आसानी से लिखने के लिए मैंने 1.5 लिख दिया, and divided by 1.5 is 6, 6 into 8 is 48, 42 पाई, पाई लगाया ना मेरे ख्याल से 42 पाई आ रहा है, को चेक कर लेना, सही है, वॉल्यूम भी समझ आया। ओके, समझ आ गया ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें, तो मुझे देखने दो अभी सवाल कितने बाकी हैं और टाइम कितना बाकी है, 40 मिनट, कुछ चीजें स्किप करनी पड़ी, हम आते हैं, अच्छा मुझे बताओ तो चलो पहले इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, वॉल्यूम दिया हुआ है और एक कांस्टेंट अननोन छोड़ा हुआ है, तो काम सारा वही करना पड़ेगा, जब इंटीग्रेट वगैरह कर लेंगे तो इक्वल्स टू 24 पाई रख लेंगे और फिर ए के लिए सॉल्व कर लेंगे, सही है ना। जस्ट वांटेड टू शो यू कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। पहले आप देख लो, अभी तक एक्स के वॉल्यूम की बात हो रही थी, अब वाई के, सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हर दिन क्वेश्चन में लिखा होगा कि कहाँ पे रोटेट हो रहा है, पहले क्वेश्चन में लिखा था एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, अब किस तरह घुमा रहे हैं हिलाई, अब इस तरह यूं, दिस इज हाउ इट्स गोइंग अराउंड, ऐसा 3D शेप बन रहा है, सही है, काम सारा वही है फिर से। अब क्या होगा, लिमिट्स भी y की होंगी और फंक्शन भी y का होगा, so the diagram shows part of the curve is the shaded region is bounded by the curve, the y-axis and the lines 1 and 2, showing all necessary working, find the volumes in terms of y when the shaded region is rotated
360 degrees about the y-axis. वॉल्यूम ऑन द y-axis का फॉर्मूला बनता है पाई फंक्शन ऑफ y स्क्वायर्ड dy. सही क्यों? क्योंकि अब y की टर्म्स को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लिख दी मैंने, पहले a से b लिखी थी, अब c से d लिख दी है फॉर एग्जांपल। सही है, तो ये कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। फंक्शन ऑफ y मेरे पास अब क्या है? 12 ओवर y स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर dy। अब आपसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको इंटीग्रेट कैसे करूं? स्क्वायर लगा y पावर लगा के कर दूं, पावर 3 बन जाएगी डिवाइड बाय 3, इस तरह करूं? नहीं, मैंने अर्जर एक लिमिटेशन बताई थी। मैंने एक तो y नीचे भी है, मैंने कहा था कि ये जो ब्रैकेट की पावर वाला रूल होता है ये कब काम करता है? बहुत दूर बात चली जाएगी, बट दूर है, बट लिखा हुआ है मैंने कहीं ना। ओनली वैलिड इफ ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स इज लिनियर। भैया जो तुम्हारा ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, क्या वो लिनियर है? नहीं है ना? 12 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट अ लिनियर एक्सप्रेशन। तो इस पूरे पे एक साथ रूल अभी लिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन स्केच करेगा वो। सही, और पावर 1 होगी। ये 12 y माइनस 2 लिखा होता तो हम इंटीग्रेट कर लेता। सही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पहले मैं एक्सपैंड करूंगा पहले, फिर मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। सही है, तो ये वॉल्यूम के क्वेश्चन में अक्सर होगा, पहले एक्सपेंशन फिर इंटीग्रेशन। ये बन रहा है 144 ओवर y पावर 4 a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है। वर्किंग सबको समझ आई? एक्सपैंड किया है और फिर एक एक टर्म को मैंने इंटीग्रेट किया। Okay, Asher is telling me that the final answer is coming out to be 22 pi। पहले मैं लिमिट्स का लिख दूं। 144 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 42 48 48 होता है। तो ये पाई बाय लगा हुआ है। 21
अच्छा, ये एक बात होती है, कैलकुलेटर को नहीं पता कि आपको वाई लिखना है, आप एक्स ही लिखें। सही है, आप एक्स ही लिखें कैलकुलेटर में चेक करने के लिए। सही है, चेक करके बताना ही लगे। 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 22। सही है, 22 पाई हो गया। सही, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब जिस तरह एरिया में भी यही सीखा था ना, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, फिर एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस, वॉल्यूम बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, वॉल्यूम बिटवीन। हाँ, क्योंकि पावर रूल जो है वो पूरी पावर तब लग सकता है जब अंदर लीनियर एक्सप्रेशन, वरना नहीं लग पाता। सही है, कोई भी पावर अगर रूट के नीचे इस तरह का लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5 और उस पर रूट लगा हुआ है, तो तुम रूट के अंदर जनरली तुम्हारे पास तो यही आएगा, वैसे रूट के अंदर तुम इस तरह रख के इंटीग्रेट नॉर्मल कर लोगे। इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते ना, रूट की एक्सपेंशन तो नहीं आती। सही, तो उसके लिए रखना फिर जरूरी हो जाए। सही है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आसान है, तो अभी मैं इसको छोड़ के पहले आपको बाकी सवाल खिला रहा हूँ। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको कर लेते हैं। कितने मार्क्स का सवाल है देखो, 12 मार्क्स के सवाल है। सही है, here the diagram shows part of the curve this and the point P lying on the curve. The line PQ intersects the x-axis at 8,0. Show that PQ is a normal to the curve. तो डिफरेंशिएशन का सवाल है, इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल टू द कर्व की बात हो रही है। 1 + 4x⁻½ तो dy/dx half 1 + 4x½ - 1 × 4। सही है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो x की वैल्यू कुछ लगानी पड़ेगी, क्या लगाऊं? 6। 2/5 आ रही। सही, फिर y-y1 mx-x1, तो ये बन रहा है। अब मुझे क्योंकि आगे इंटीग्रेशन करनी है ना, इसलिए मैं जनरली अब इस साइड पे लेके चला जाता हूँ, वरना तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता था। इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। 5y - 25 2x - 12, 5y = 2x + 13, y = 2/5x + 13/5। सही, 5 मार्क्स मिले। इजी क्वेश्चन है, तो ज्यादा करना भी नहीं है इसको। What about these 7 marks now? Find, showing all necessary working, the exact volume of revolution. Yeah. Y - y1। अच्छा मैंने टेंजेंट निकाल दिया, सॉरी टेंजेंट निकाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। -5/, तो y - y1 m 2y - 10 भाई।
तो 5 मार्क्स मिल गए मेरे को। फिर फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन्ड। ये भी प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ कैसे करोगे? वैसे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये देखा ही नहीं। तुम इसका ग्रेडियंट निकाल के बताओ। सही है, पी क्यू का ग्रेडियंट निकालोगे। ओके, पी क्यू का ग्रेडियंट निकालोगे और ये प्रूफ कर दोगे कि भाई ग्रेडियंट बराबर है। वैसे तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगले पार्ट में चाहिए था इसलिए मैं कर दिया पहले से, तो मैं उसको इरेज नहीं कर रहा। लेट्स कीप दैट, ये शायद अगले पार्ट में करना है। लेट्स व्हाट आई कैन सी। सही है, तो मैंने कहा कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू बराबर है, देयरफॉर पी क्यू इज अ नॉर्मल टू द कर्व। ओके, अच्छा फिर एक्चुअली मेरा सारा फोकस पार्ट 2 पे। पार्ट 2, find showing all necessary working the exact volume of revolution obtained when the shaded region is rotated through 360 degrees about the x axis। अब x axis पे घुमाना है, y axis पे तो नहीं घुमाना, y axis की नहीं चाहिए। मुझे बताओ कि अब क्या हो रहा है, कैसे निकालो ये वॉल्यूम। उसने कुछ नीचे कहा हुआ भी है, वैसे मैं भी कह रहा हूँ उसको इग्नोर करो और वैसे ही बताओ। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पहले जितने भी वॉल्यूम्स थे वो कंसिस्टेंटली एक ही कर्व के साथ चल रहे थे, ये एक ही कर्व से जुड़ा हुआ था। ये भी देखें तो एक ही कर्व के बारे में था। सही है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि शेप जो है ना वो बहुत रैंडमली बीच में से चेंज हो रहा है। यानी इसका वॉल्यूम भी बनेगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यूं करके आएगा और फिर यूं करके जाएगा। सही, तो वॉल्यूम जो है वो दो पीसेस में ही निकल सकता है। पहला पीस कहां से कहां तक है? जीरो से 6 तक एक पीस। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन रेलेवेंट है? कर्व की इक्वेशन। और फिर 5 से 8 तक कौन सी इक्वेशन रेलेवेंट है? लाइन की इक्वेशन। ये बात समझ आती है? सही है, तो मुझे इस इंटीग्रेशन को, इस वॉल्यूम को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहले मैं कहूंगा कि एक इंटीग्रेशन कर लो 0 से 6 तक। सही है, 0 से 6 तक क्या है? एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वॉल्यूम की अपनी इंटीग्रेशन होती है। सही है, वॉल्यूम के लिए स्क्वायर करना पड़ता है ना, तो पहले क्या करूंगा 0 से 6 तक किसको स्क्वायर करूंगा? 1 + 4x पावर हाफ को स्क्वायर करूंगा और फिर प्लस क्या करूंगा पाई 6 to 8 और अब किसको स्क्वायर करूंगा? लाइन की इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा। लाइन की इक्वेशन में लिख लेता हूं -2.5x + 8 + 20, सॉरी -2.5x + 20। सही है, मैंने 5/2 को -2.5 लिख लिया। सही है बेटा, x कोऑर्डिनेट 6 है ना, x कोऑर्डिनेट 5 नहीं है। सही है, ये सबको समझ आया? इस पे भी स्क्वायर होगा, वॉल्यूम निकालना है ना दोनों का, तो दोनों पे स्क्वायर होगा। अब इस स्क्वायर में फायदा क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम क्या है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, मेरे पास 1 + 4x बच रहा है। 1 + 4x तो नॉर्मल सी इंटीग्रेशन है, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x और 4x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 4x²/2। इस पे क्या लिमिट्स लगाओगे? 0 to 6 लिमिट्स लगाओगे। सही है, और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? मुझे बताओ दूसरे वाले को कैसे इंटीग्रेट करूं? क्या करना चाहिए? हाँ ये लिनियर ही है, तो जिस तरह सर आपने पावर इंक्रीज करके जो है वो इंटीग्रेट करना सिखाया है उस तरह इंटीग्रेट कर लें। 3 इंटू, हाँ क्या आएगा डिफरेंशिएट करके बताओ? -2.5, -2.5x की -2.5 और 20 की 0। और अब इस पे क्या हो जाएंगी लिमिट्स? सही है, मैं चाहता तो इसको एक्सपैंड करके भी कर सकता था, कोई मसला नहीं है।
सही है। आपने कहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको स्क्वायर लगा लूं तो हो जाएगा, तो हाँ मैंने कहा हो जाएगा। क्यों बेटा 6 8 को 0 2 क्यों लिखेंगे? जो लिमिट्स है वही लिखेंगे ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही लिखते हैं। सही है। तो इस पे पाई अलग और फिर दोनों प्लस। सही है। तो क्वेश्चंस जो है ना उनके, उनमें काम बहुत ज्यादा नहीं करना। क्या है कि भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करना सही से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने स्टार्ट सही से नहीं किया तो जाहिर सी बात है आगे भी कुछ सही नहीं हो रहा होगा। चले आगे। जरा कोई आंसर्स बताएगा मुझे। 6 + 72, 78 5 यहाँ से आ रहा है, और वहां से कितना आ रहा है? 32/3, 50/3। डेसिमल कर देगा उसको। पीछे पाई लगा, पहले पाई लगा। इंटीग्रेट करने के बाद पाई लगा लो, क्या करें? हाँ पहले। हाँ सही। ये 162 है। तुमने क्या लिखा? 1 + 4x⁻½ स्क्वायर। नहीं तो अगर कैलकुलेटर को इंटीग्रेट करने को कह रहे हो तो इंटीग्रेशन से पहले वाली लिखो ना। मिला के कितना बन रहा है? 284/3। सही है। तो नजर आया अर्जन 7 मार्क्स, वर्किंग इतनी नहीं है। सही है। वैसे इसमें लिमिट्स लगा के दिखानी होती है, मैंने अभी नहीं दिखाई। सही है। अच्छा जी, इस चैप्टर की आखिरी कहानी अब सुन लेते हैं। 2 सवाल है वैसे तो, अगर दूसरा भी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक ही सवाल में देख लेंगे। देखिए 13 मार्क्स का सवाल। सही है। बिकॉज आपका ग्रेड जो है ना वो डिपेंड तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे ही करता है। ये 2 चैप्टर्स अगर अच्छे से आते हैं तो 20 मार्क्स तो मिल जाते हैं, नहीं आते तो 20 मार्क्स नहीं मिलते। हाँ। तो प्रैक्टिस करें। ये देखो, बात मुश्किल की नहीं है। बात इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही पढ़ा है ना मैंने, कुल मिला के इंटीग्रेशन में 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन मार्क्स देखें कितने बड़े, बस ये आखिरी है। अब इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं अर्जुन तो बताओ। पार्ट ए तो वही है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज दिस। इक्वेशन निकालनी होगी, हो सकता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ हो, वो अभी देख लेते हैं। मुझे बताओ पार्ट 2 में क्या नजर आ रहा है। दो दो चीजें, एक अबव है और एक बिलो है। पे अब तक अब जो है वो एक्स एक्सिस तक पहुंच नहीं रहा एरिया। सही है। तो लेकिन रोटेट तो एक्स एक्सिस के अराउंड ही करना है। तो पहले मैं पार्ट 2 करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं पार्ट 1 करके दिखाऊंगा। सही है। अब जब इस तरह एरिया निकालना होता तो क्या करते थे? अभी एरिया किस तरह निकाला था? अबव माइनस बिलो। तो अब अर्जन सिर्फ छोटी सी चीज चेंज होगी, अब हो जाएगा अबव स्क्वायर्ड माइनस बिलो स्क्वायर्ड, और कुछ नहीं चेंज होगा। ये दो अब वॉल्यूम्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पाई 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 लगा होगा। लिमिट 0 to 5। हाँ।
मैंने कहा पहले शेडेड एरिया के लिए क्या किया था, अबव माइनस बिलो किया था। तो मैं अब सिर्फ तुम्हें कह रहा हूँ फर्क ये है कि अबव स्क्वायर माइनस बिलो स्क्वायर करना है। तो भाई क्या लगा देना है, पाई। मैं भी पहले पार्ट 2 कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 का आंसर मेरे पास मौजूद है। सही है, पार्ट 1 करने का भी थोड़ा सा टाइम नहीं है, इसलिए मैं पार्ट 1 नहीं कर रहा, मुझे अगला वाला सवाल भी दिखाना है। सही है, अच्छा अब बताओ अबव कौन सा है, लाइन या कर्व। लाइन है भाई अबव। इसकी इक्वेशन कितनी है, -1/10x + 1 होल स्क्वायर। बिलो क्या है, कर्व। कर्व की इक्वेशन ये दी हुई 3x + 1 पावर 1/4 और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। लिमिट्स क्या है, 0 से 5। सही है, तो इंटीग्रेट कर लेता हूँ, -1/10x + 1 पावर 3। सही है, अर्दल ये कर सकता हूँ ना, क्योंकि लिनियर है अंदर। सही है, पावर को इंटीग्रेट कर सकता था मैं। ये स्क्वायर होगा और ऊपर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3x + 1 पावर -12। अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया। इंटीग्रेट करूंगा तो +1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 3। और से देख ले इंटीग्रेशन समझ आई है नहीं। सही है, अब पूछा इसके मार्क्स इतने ज्यादा क्यों हैं कि क्योंकि देखें ये इंटीग्रेशन सही करने के 2-2 मार्क होंगे, 4 तो उधर ही मिलेंगे, बाकी 1 मार्क ये सही विजुअलाइज करने का। सही है? और लिमिट सब पे सेम ही लगनी है ना, 0 to 5। तो आपने लिख लिया और फिर कैलकुलेटर पे लिमिट्स लगा दी। मैं इसको लिख भी डेसिमल्स में ही लेता हूँ, फिर जो भी आंसर आ रहा है। अच्छा, जीरो वाले को इग्नोर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी नंबर्स हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरी लिमिट 0 है। ओके, आशिफ 0.917 पाई। तो मुझे पाई तुम्हें आंसर बता दे कितना आ रहा है। 11/12 पाई, यस दैट साउंड्स फाइन। सही है, अब देखें, लग रहा है ये कहीं से 9 मार्क का पूरा आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके छोटी छोटी चीजों के बहुत सारे मार्क्स हैं। लिमिट सही लगाने का 1 मार्क, आंसर सही देने का 1 और मार्क,
दो मैंने आपको ऊपर पॉइंट करके दिखाया, तो 6 मार्क्स तो मैं आपको गिनवा चुका, 7 मार्क्स गिनवा चुका। राइट, यहाँ पे जो होता है पावर सही होने का एक मार्क होता है, ये सही लिखने का एक मार्क होता है, बिकॉज प्रोसेसेस आपने सही करने हैं। अब इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हुई तो आंसर तो डेफिनेटली मार्क चला जाएगा, वहां बहुत तेजी से कट भी जाते हैं फिर। सही है, क्लियर है सब? तो ये सारी एप्लीकेशन पूरी हुई। एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम वर्बली सॉल्व करते हैं, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। सही है, नॉट समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे बस उसमें एक चीज पॉइंट आउट करनी है। मैं इसका पार्ट 1 नहीं कराया, आई थिंक दैट्स इजी टू डू। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने और फिर इक्वेशन बना देनी है। सही है, अच्छा जल्दी देख लो, ये भी एक 12 मार्क का सवाल है, पिछला वाला 13 मार्क का था, ये 12 मार्क का है। पहले ही पार्ट में कहते थे डायग्राम शोज अ लाइन y equals to x plus 1 and y equals to root of x plus 1 meeting at -1 and 0, find the area of the shaded region। बताओ क्या कर, अबव माइनस बिलो एरिया निकालना है, जब अबव माइनस बिलो, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना, पाई पे नहीं लगना। सही है, लिमिट्स कौन सी ले रहे हो? -1 0, यानी x पे इंटीग्रेट कर रहे हो तुम। सही है, अब ऐसे कोई बच्चे पूछते हैं कि सर इस पे y पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 to 1 ले लें, कर सकते हैं, लेकिन सबकी इक्वेशन की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। सही है, सबमें y का फंक्शन चाहिए होगा। तो अबव इज x plus 1 power half एंड बिलो इज -x+1। आप इंटीग्रेट कर लें, लिमिट्स लगा दें तो आंसर आ जाएगा। सही है, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा, तो आपको पार्ट 2 दिखाना है एक्चुअली, गौर से पढ़ना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट द y एक्सिस। सही है, अब y एक्सिस पे रोटेट करना है, तो एक ऑब्वियस बात है कि आगे dy लिखा हुआ आना चाहिए। लिमिट्स भी किसकी होनी चाहिए? y की, तो यानी फंक्शंस भी किसके होने चाहिए? y के। दोनों फंक्शंस x के फॉर्मेट में, दोनों की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। इसको करना पड़ेगा y -1 इक्वल्स टू x, और दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 और y स्क्वायर -1 इक्वल्स टू x। सही है, फिर से लिखोगे पहले अबव स्क्वायर्ड माइनस बिलो स्क्वायर्ड। अब इसमें अबव कौन सा है, बिलो कौन सा है? y स्क्वायर -1 अबव है, क्योंकि वो बड़ा वॉल्यूम देगा ना, ज्यादा बाहर से घूम रहा है वो। सही है, वो यूं करके घूम रहे हैं लेकिन बड़ा घूम रहा है, तो अबव होगा वो। और बिलो कौन सा होगा? ये दूसरा वाला। सही है, अगला सवाल अर्जिल कि क्या ये तुम पावर 3 लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये लिनियर नहीं है भाई, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं जिनके मार्क्स हैं, 7 मार्क्स इसीलिए सवाल में कि हर चीज को सोच सोच के करना है। वो लिनियर है, उसको कर सकते हैं। अब लिमिट्स लगा दो, 0 to 1 बाय बाय लगा दो। सही, अब ये दो और स्टेप होंगे, एक में लिमिट्स रखी हुई नजर आएंगी, एक में आंसर आएगा। लेकिन 7 मार्क्स सीओ मिल रहे हैं भाई, ये सारी चीजें एक एक करके सोचनी थी। कोई एक चीज गड़बड़ होती है तो आंसर का दिमाग चला जाता है पहले ही, क्योंकि आंसर तो गलत आ जाएगा फिर। सही है, तो इंटीग्रेशन के चैप्टर में सवाल लेंदी नहीं है, सोचने वाले। गड़बड़ आपको यही नजर आएगी कि सर एक छोटी सी गड़बड़ हुई, आंसर गलत आ गया, बिल्कुल आ गया। सही है, दैट वाइंड्स अप द एंटायर सिलेबस। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब खत्म। हमारे पास फरवरी मार्च अप्रैल है जिसमें हमें S1 करना है। हम इसी तरह ट्यूसडे की क्लास को 4 बजे स्टार्ट किया करेंगे, ताकि S1 भी थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। कोशिश ये है कि भाई रमजान शुरू होने से पहले मैं आपको जो है वो S1 में बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर बनते हैं। कोशिश ये होगी हम 6 चैप्टर या 5 चैप्टर जो है ना रमजान से पहले खत्म कर लें। सही है, ताकि रमजान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो सकेगा। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी क्लासेस भी नहीं हो सकेंगी, इतनी देर तक भी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि 6:30 तो अफ्तार हुआ करेगा, तो 6 बजे तो सब कुछ डेफिनेटली घर पहुँचना ही होगा। सही है, तो
सैटरडे तुमने फॉर्म भर दिए तो सैटरडे को इंशाल्लाह आ जाएंगे। सही है? हाँ मैं क्लास में ही ले आऊँगा, उसकी स्टार्ट ही कराना। सही है? चलें मिलते हैं फिर आपसे सैटरडे को। ओके अब प्लीज अभी मेरे पास ईयरली कराने का टाइम नहीं है, मैं वो प्रॉब्ली स्टार्ट करूंगा मेरे स्कूल में जो है वो कोर्सेज मतलब सिलेबस खत्म हो जाएंगे 1 मार्च को। तो मेरा प्लान ये होगा कि मैं ईयरली जो है वो आपको ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दूंगा मार्च से। सही, तो हम एक एक करके करते जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा इस वीक ये वाले ईयरली होने वाले, ये वाले पेपर्स अटेम्प्ट कर लो एंड देन वी कैन सॉल्व देम टुगेदर ऑनलाइन। ओके वो सुबह के टाइम आपको मैसेजेस भेज दिया करूंगा कि ऑनलाइन कब आना है, देन वी कैन कोऑर्डिनेट। ओके चलिए जी, थैंक यू। जिससे बड़ा वॉल्यूम आने वाला हो वो अबव आएगा, जिससे छोटा वॉल्यूम आने वाला हो वो बिलो आएगा। बिल्कुल होगी उमर। बारे में पूछ रहे थे। बेटा आप थोड़ा सा डायग्राम को देख के सोचोगी ना मारिया, अब देखो इस केस में मुझे लग रहा था ना एक कर्व क्यों बाहर से घूमेगा तो ये बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, एक कर्व अंदर से घूमेगा तो ये छोटा वॉल्यूम क्रिएट करेगा। वैसे भी अबव ऊपर नहीं है, ये बिलो है ना, जो ऊपर है वो अबव है। ओके Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.